डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। A very pleasant good evening who are currently watching to me. I Pragati Kachi and I welcome you all at Chaitanya Studio of Dr. Baba Saheb Ambedkar Open University, Ahmedabad, Gujarat. So friends, we are on a lecture series of BBAR paper code 104, that is Business Economics. In previous unit हमने इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम ब्लॉक नंबर 4 यूनिट नंबर 1 दैट इज प्रोडक्ट एंड फैक्टर प्राइसिंग के बारे में पढ़ेंगे। So we will start from the first slide, that is, before continuing this session we must tell you about the learning objectives of this session. After completing this session you will be able to understand about the learning objectives, that are the role of factor price, the theory of distribution, the concepts of wages, the residual claimant theory. Means overall इस यूनिट में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो वेजेस का पेमेंट होता है उसका कैलकुलेशन या फिर जो वैल्यू हम निकालते हैं वो किस बेसिस पे जाकर निकालते हैं। ओके, सो फैक्टर प्राइसिंग्स क्या होती है? प्रोडक्ट प्राइसिंग इज एसोसिएटेड विद द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट दैट अ फर्म इज चार्जिंग फ्रॉम द पब्लिक एंड इट इज अ फाइनल प्राइस which includes all the costs that are incurred during the initial stage of production। देखिए, इकोनॉमिक्स में हमने दो बातें पढ़ी थी कि ह्यूमंस की जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, लेकिन जो रिसोर्स है जिनके बेस पर हमें अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करना है वो क्या है? लिमिटेड है। तो इकोनॉमिक्स की ओरिजिन होती है स्कैरसिटी ऑफ द रिसोर्सेज से, राइट? तो प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ऑब्लिगेट होते हैं या रिस्पॉन्सिबल होते हैं? किसी भी प्रोडक्ट की जो एमआरपी होती है या फिर सेलिंग प्राइस होती है वो किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रख के बनाई जाती है? वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी को कम कर सकते हैं? ये सारी चीज़ें हमको आज के चैप्टर में समझना है। तो हम पहले बात करेंगे कि फैक्टर प्राइस क्या होती है और उसके क्या रोल होते हैं, राइट? तो फैक्टर प्राइस वो प्राइस होती है जिनके कंट्रीब्यूशन से हमारा प्रोडक्ट डेवलप होता है। ओके, तो रोल ऑफ द फैक्टर प्राइस में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयमेंट लेवल इज डिसाइडेड, ठीक है। सेकेंड वन इज एलोकेट द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, थर्ड वन इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्स टू कम्युनिटी, फोर्थ वन इज डिसाइड इनकम। तो फैक्टर प्राइस के कारण किन किन सेक्टर में या किन किन फील्ड में फ्लक्चुएशन अराइज होता है? सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। दूसरा प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं, मतलब किन रिसोर्सेज को हम इंटीग्रेट करें, आपस में क्या करें, जोड़ें, जिसके कारण हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी वाइज प्रोड्यूस होता है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू द कम्युनिटी, किस कम्युनिटी के लिए हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। एक सामने वाला जो हमारा कस्टमर है या कंज्यूमर है उसकी परचेजिंग कैपेसिटी कितनी है, पॉकेट में कितना पैसा है, वो सारी चीज़ें भी क्या करती हैं? फैक्टर प्राइस के रोल हैं, जिनके कारण हम क्या करते हैं? एमआरपी डिसाइड करते हैं या फिर जो भी ह्यूमन कैपिटल को हमने क्या किया है, असाइन किया गया है, तो उनको किस बेस पे हम पेमेंट देंगे, वो सारी चीज़ें इन सारे फैक्टर से क्या होती है? फ्लक्चुएट होती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। सबसे पहले हमें पढ़ना है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी। अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी क्या बोलती है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी होल्ड्स दैट द पेमेंट ऑफ एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टेंड्स टू बी अबाउट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ इट्स मार्जिनल प्रोडक्ट। मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने के लिए जो हमें कॉस्ट पड़ती है उसको हमने क्या बोला था? हमने उसको बोला था मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक प्रोडक्शन फर्म है, उसमें मुझे 100 यूनिट्स ऑफ मोबाइल फ़ोन बनाना है, ठीक है। 100 यूनिट्स ऑफ मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स मैंने इंटीग्रेट किए थे? सबसे पहले मेरे पास होना चाहिए लैंड, रॉ मटेरियल्स होना चाहिए, मेरे पास होने चाहिए लेबर्स जिनको मैंने ट्रेनिंग दी है कि आपको मोबाइल फ़ोन बनाने हैं, ठीक है। तो अब मैं 10 मोबाइल फ़ोन बनाऊँ या 1000 मोबाइल फ़ोन बनाऊँ, मेरा जो रेंट है वो तो फिक्स ही जाएगा ना, वो एक अलग फैक्टर है।
नंबर ऑफ लेबर्स में चेंज कर सकती हूँ, आज मैंने 10 लेबर्स रखे, कल मैं 20 रख सकती हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूप्शन का जो रेट है वो भी वेरी हो सकता है, अगर मैं वर्किंग आवर्स बढ़ा दूँ तो वो मेरे वेरिएबल फैक्टर्स थे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 1000 यूनिट्स की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की, उसके बाद मैंने देखा कि एक मोबाइल को बनाने के लिए टोटल कॉस्ट मेरी कितनी जा रही है, ठीक है। तो उससे मुझे पता चल गया कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए मेरा टोटल खर्चा इतना हो रहा है, ठीक है। अब एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए कितना खर्चा होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, टोटल यूनिट में से डिवाइड करूँगी नंबर ऑफ यूनिट्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज़ का खर्चा हुआ 10 मार्कर्स को बनाने के लिए, ठीक है। तो 10,000 में से मैं 10 को डिवाइड कर दूंगी तो मुझे एक मार्कर का बनाने का खर्चा मेरा निकल आएगा। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ने क्या बोला है, हमें ये बोला है कि जो भी हम पेमेंट देंगे, सैलरी या वेजेस, वो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, और प्रोडक्शन में भी मार्जिनल प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी पड़ रही है, हमारा टोटल कॉस्ट कितना पड़ रहा है ओवरऑल फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखा जाए, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे क्योंकि उसको पर डे के हिसाब से इतना वेजेस देना है या फिर सैलरी हमें देनी है, ठीक है। वेयर अ मल्टी प्रोडक्ट फॉर्म, द प्रोडक्ट यूज इन द कैलकुलेशन इज द वन ऑफ विच द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट इज ग्रेटेस्ट। तो इसमें एक कैलकुलेशन है कि हम जिसको भी पे कर रहे हैं उसको भी लगे कि हाँ जो पेमेंट हमें मिल रहा है वो क्या है, लीनियंट है, और एम्प्लॉयर को भी लगे कि जो हम पे कर रहे हैं उससे हमारी फर्म को लॉस नहीं आ रहा है। तो वो सारी ओवरऑल कैलकुलेशन को ध्यान में रख के हम क्या करते हैं, वेजेस डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है, इट इम्प्लाइज द नेट एडिशन मेड टू द टोटल प्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसिंग एन एडिशनल आउटपुट यूनिट। मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारी कॉस्ट आती है, ठीक है, उसको उन्होंने क्या बोल दिया, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बोल दी है। इट एनालाइज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग इनपुट्स ऑन द प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस। ये सारी चीज़ें प्रोडक्शन के फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, वो फिक्स फैक्टर भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी और प्राइसिंग थ्योरी, राइट। अब हम बात करेंगे कि मीनिंग ऑफ वेजेस क्या होता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल एक फर्म है XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। उनका काम है कि उनकी एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है। अब मोबाइल बनाने के लिए हमको IoT डिवाइस एक्सपर्ट भी चाहिए, जिसको चिप पे काम करना आता है वो भी चाहिए, फिनिशिंग करने वाले लोग भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ओवरऑल 10 से 50 लोगों की लिस्ट बनाते हैं कि इतने लोग इस पर्टिकुलर सेक्टर के एक्सपर्ट होंगे, तो सब लोग आपस में काम करेंगे तो हमारी जो मोबाइल की फिनिशिंग होगी या जो क्रिएटिविटी हम करना चाहते हैं वो हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, ह्यूमन कैपिटल को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया, ठीक है। तो हमें कुछ ना कुछ अमाउंट उनको पे करना पड़ेगा, या तो हम उनको डेली बेसिस पे कुछ पेमेंट करें या फिर हम उनको मंथली बेसिस पे कुछ पेमेंट करें, ठीक है। तो वेजेस को हमारे इकोनॉमिक्स में बोला गया है, अ वेज इज अ कॉम्पनसेशन paid to employees for work for a company during a period of time. Wages are always paid based on a certain amount of time. This is usually an hourly basis. This is where the team hourly workers comes from. Other forms of compensation include salary and commission. मतलब उन्होंने क्या बोला, वेज क्या है, एक कॉम्पनसेशन है जो हम अपने लेबर्स को या हमारे एम्प्लॉयज़ को देते हैं जितने समय के लिए वो हमारे लिए काम करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, सर्टेन अमाउंट होता है जो टाइमली बेसिस पे हमको पे करना पड़ता है, या तो हम उनके वर्किंग आवर्स काउंट करके पे करें या फिर हम क्या करें, एक मंथ में कितने दिन उन्होंने काम किया वो सारी चीज़ें काउंट करके हम उनको पेमेंट करें। तो हमारे लिए अगर कोई पर्सन काम करता है उसको जो हम अमाउंट पे करते हैं उसको इकोनॉमिक्स में बोला गया है वेज, ठीक है। इनफैक्ट लेबर इन इकोनॉमिक्स मीन्स, अब लेबर किसको बोला गया है, लेबर का मतलब होता है मेहनत या काम, ठीक है। इन इकोनॉमिक्स मीन्स ऑल काइंड ऑफ वर्क फॉर विच अ रिवॉर्ड पेड, मतलब ऑल टाइप ऑफ वर्क जिसके लिए हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। एनी टाइप ऑफ रिवॉर्ड फॉर अ ह्यूमन एक्सर्शन, whether it is paid by hourly basis or monthly basis or yearly basis or online payment medium either cash। मतलब कि हमने किसी के काम के बदले में कुछ अमाउंट अगर उसको पे किया है तो उसको हम बोलेंगे वेज,
अगर हम पर डे के हिसाब से कैलकुलेट करके उसको पैसा दे रहे हैं तो वो कहलाएगी वेजेस। अगर हम मंथली उसको पेमेंट कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, सैलरी बोलते हैं। आई होप आपको मीनिंग ऑफ वेजेस समझ में आया होगा। वेजेस एंड सैलरी में क्या डिफरेंस होता है वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ वेजेस। अब वेजेस का कैलकुलेशन किस बेस पे करना है, ठीक है। वेजेस किसको देना है, किसको नहीं देना है, टाइमली बेसिस पे देना है, डेज के बेस पे देना है या मंथली बेसिस देना है, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ वेजेस में सबसे पहले थ्योरी आती है हमारी सबसिस्टेंस थ्योरी ऑफ वेज। अब इसमें क्या बोला है, सेकेंड थ्योरी है हमारी वेजेस फंड थ्योरी। तो अलग अलग इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर साइंस के ऊपर स्टडी किया और उन्होंने बोला कि वेजेस के लिए भी कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, कुछ नॉर्म्स होना चाहिए, ताकि जो इंसान हमारे लिए काम कर रहा है उसको बुरा फील ना हो कि जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं किस बेस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, कितना पे करना चाहिए, कितना पे नहीं करना चाहिए, क्या हम जो पेमेंट दे रहे हैं उससे उसका घर चल रहा है, उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ पे हो रही, मतलब बेसिक नेसेसिटीज़ को वो क्या कर पा रहा है, हैंडल कर पा रहा है कि नहीं। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखकर वेजेस पेमेंट की बहुत सारी थ्योरी डेवलप की गई थी। फर्स्ट थ्योरी थी हमारी सब्सटेंस थ्योरी ऑफ वेजेस, सेकंड थी हमारी वेजेस फंड थ्योरी, थर्ड है हमारी रेजिडुअल क्लेमेंट थ्योरी ऑफ वेजेस, फोर्थ वन इज अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्योरी ऑफ वेजेस, फिफ्थ वन इज अ बार्गेनिंग थ्योरी ऑफ वेजेस एंड लास्ट है हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेजेस। तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, एक एक थ्योरी को समझेंगे, किस थ्योरी में क्या बोला गया है, क्या वो रेलेवेंट है कि नहीं है, उससे वेजेस पेमेंट सिस्टम पे क्या असर पड़ता है अगर हम वेजेस का रेट बढ़ाते हैं या कम करते हैं। धीरे धीरे हम एक एक थ्योरी को समझेंगे। तो फर्स्ट थ्योरी है हमारी सब्सटेंस थ्योरी, राइट। तो इस थ्योरी में बोला गया है, it was believed that wages in the long run would tend to equal just enough of food, clothing and shelter to maintain existence. This is known as the iron lay of wages or the subsistence theory or wages. तो इस थ्योरी में क्या बोला है, इस थ्योरी में बोला है कि वेजेस की अगर हम बात करें कि हमको कितना पे करना है, हम कैसे डिसाइड करें कि वो अगर लेबर है वो अर्बन एरिया से बिलोंग करता है, एक दूसरा लेबर है वो रूरल एरिया से बिलोंग करता है, तो हम किस बेस पे उनको वेजेस पे करें, मतलब 300 रुपये दें पर डे का कि 500 दे कि 1000 रुपये पर डे के। तो ये कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो सब्सटेंस थ्योरी में इकोनॉमिस्ट जी ने हमको बोला है कि जो लेबर आपके पास काम करने के लिए आ रहा है, ठीक है, उसकी कुछ सर्वाइविंग नीड होगी, बेसिक नेसेसिटीज़ होगी, लाइक रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो आप उसको एटलीस्ट इतना तो पे करो कि वो आपके यहाँ पर 6 घंटे 8 घंटे काम कर रहा है और जो अमाउंट आपसे ले रहा है उसमें उसका घर चले, उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। तो सब्सटेंस थ्योरी में हमको एक स्टैंडर्ड सब्सटेंस मेजरमेंट यूनिट बना के दे दिया कि अगर हम वेजेस रेट बढ़ाते हैं तो उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा हमारी फर्म पे और लेबर की फैमिली के ऊपर। अगर वो वेज रेट हम उस स्टैंडर्ड से नीचे करते हैं तो हमारी फर्म लॉस में तो नहीं चली जाएगी कि ज़्यादा प्रॉफिट में जाएगी, वो बंदा हमारे यहाँ से जॉब छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। तो ये पूरा बिहेवियर साइंस स्टडी किया गया है सब्सटेंस थ्योरी में, ठीक है। तो हमने बात की थी प्रोडक्शन की, एक था हमारा शॉर्ट रन, दूसरा था लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में क्या होता है, हमारे पास शॉर्ट टर्म होता है, मतलब ऑन टास्क हम काम करते हैं 6 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, 1 साल के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या रिस्ट्रिक्शंस थे कि हमारे जो फिक्स फैक्टर्स थे, लाइक हमारा लैंड है, ठीक है, या जो भी हम अमाउंट रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि फैक्टर्स ऑफ जो प्रोडक्शंस थे, ठीक है, सबको वेरिएबल नहीं बना पा रहे थे क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है। जो स्किल्ड पर्सन्स हमने हायर किए हैं हमें उनसे ही काम कराना है क्योंकि हमने उनको ट्रेनिंग दी है तो उनको पता है काम कैसे करना है। दूसरा हमने पढ़ा था लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में क्या होता है, हर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था उसको हम वेरिएबल बना सकते थे, ठीक है। हमको ये प्लेस नहीं जम रहा तो हमने दूसरा प्लेस रेंट पे उठा लिया, हम वहाँ पे जाके प्रोडक्शन करेंगे। हमारे पास 4 लेबर थे, हमने 6 लेबर और बढ़ा लिए तो हमारे 10 लेबर हो गए, ठीक है। तो हमारे जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से धीरे धीरे हम क्या कर रहे थे, नंबर्स में इंक्रीज कर रहे थे। तो उसको हमने क्या बोला था, लॉन्ग रन। वो इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि हमारे पास 5 साल का प्रोजेक्ट था, 5 साल का टेंडर था। तो वेजेस पेमेंट या सैलरी पेमेंट शॉर्ट रन में अलग होती है, लॉन्ग रन में अलग होती है। ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि कितने नंबर ऑफ यूनिट का प्रोडक्शन करना है और कितने टाइम पे करना है, ठीक है। तो सब्सटेंस थ्योरी में बात की गई है लॉन्ग रन की।
लॉन्ग रन में हम अगर किसी भी लेबर को हायर करते हैं जिससे हमें काम करवाना है, तो हमें उसको मिनिमम कितना वेजेस दें जिसके कारण वो क्या करे, अच्छे से काम करे, प्रोडक्टिविटी के साथ काम करे। तो सब्सटेंस थ्योरी में बोला कि एटलीस्ट आप इतना तो पे करो कि उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ कंप्लीट हो जाएं, लाइक रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ एंड एजुकेशन मीन्स फूड, शेल्टर, क्लोथ, ठीक है, और उसके जो पर्सनल खर्चे हैं, ठीक है। According to this theory, wages tend to maintain the level just significant to maintain the workers at the minimum subsistence. उसकी surviving need को फुलफिल करने का हमारा क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि वो अपनी जो 24 आवर्स है उसका मैक्सिमम टाइम हमको दे रहा है, ठीक है। द मिनिमम सब्सटेंस का मतलब ये है कि हमें उसकी सर्वाइविंग नीड का ध्यान रखना है। इफ़ द लेवल ऑफ वेजेस राइजेस अबाउट द सब्सटेंस, ठीक है, हमने अगर स्टैंडर्ड बना लिया कि 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से हम पे करेंगे, अगर हमने सोचा कि नहीं इतना तो उसके लिए कम पड़ेगा तो हमें एटलीस्ट 600 देना चाहिए। अगर हम बढ़ा देते हैं अपना वेजेस पेमेंट रेट तो क्या होगा, सप्लाई ऑफ लेबर बिकम्स हाई इन नंबर ऑफ लार्ज। द सप्लाई ऑफ लेबर ब्रिंग्स वेजेस डाउनवर्ड टू मेंटेन द सब्सटेंस लेवल ऑफ द वेजेस। अब देखो, एक मिस्टर एक्स थे, उनको हम 600 रुपीज़ पर डे का पेमेंट कर रहे थे, तो उसने जाके बोला कि आप अगर यहाँ पर काम करोगे तो आपको 500 की जगह 600 पर डे के हिसाब से पेमेंट मिलेगा। तो नंबर ऑफ लेबर्स की सप्लाई मार्केट में बढ़ गई, ठीक है, लेकिन उतना तो हमारे पास काम नहीं था, तो हम सबको क्या नहीं कर सकते, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। अब लेबर का ये था कि मुझे पहले 500 रुपीज़ की इनकम हो रही थी, अभी 600 की हो रही है, तो मैं जो 100 रुपये बचा रहा हूँ उसको मैं कहीं और एलोकेट कर देता हूँ, अपनी फैमिली के ऊपर खर्च करता हूँ, ठीक है। तो उसका क्या आउटकम आया कि जो सब्सटेंस स्टैंडर्ड मेजरमेंट लाइन हमने ड्रॉ की थी वो डाउनवर्ड होती जा रही है, ठीक है। अगर हम इसके ऑपोजिट एक्सपेरिमेंट करें, हम 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से पे कर रहे थे, अब हम 400 रुपीज़ पर डे के हिसाब से पे कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसकी सर्वाइविंग नीड पे क्रॉस इफेक्ट होगा। उसको लगेगा मैं 8 आवर्स काम कर रहा हूँ लेकिन सिर्फ 400 रुपये मिल रहे हैं, मैं सर्वाइव भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो एम्प्लॉई है, वो लेबर क्या करेगा, आपके यहाँ से चला जाएगा, वो दूसरी फर्म को ज्वाइन कर लेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, सब्सटेंस लाइन अपवर्ड आ रही थी बट उसको बैलेंस करना है तो उसको फिर से डाउनवर्ड आना पड़ेगा, ठीक है। तो ओवरऑल डिस्कशन का मतलब ये निकला कि जो वेजेस हम डिसाइड कर रहे हैं वो उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ को कैलकुलेट करके इन्फ्लेशन रेट कहाँ पे जा रहा है, क्या इतने अमाउंट में वो और उसकी फैमिली सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं, वो सारी चीज़ें हमें सोचनी है। उसके बाद डिसाइड करना है कि हम उसको कितना अमाउंट पे करें। दूसरी थ्योरी थी हमारी वेजेस फंड थ्योरी। वेजेस फंड, देखिए फंड का मतलब क्या होता है, कहीं पे भी हमको पैसा खर्च करना होता है तो हम पहले से क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, पैसा एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, 10-10 रुपये, 1000-1000 रुपये ऐसे जोड़ते जाते हैं। जब हमारे पास लमसम में पैसा इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं फंड। तो वेजेस फंड थ्योरी में हमें क्या बोला गया है, वेजेस फंड थ्योरी में हमें बोला गया है द वेज फंड थ्योरी हेल्ड दैट द वेजेस डिपेंड्स on the relative amounts of capital available for the payment of workers and the size of the labor force. Wages increase only with an increase in capital or decrease in the number of workers, ठीक है। तो उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि जो एम्प्लॉयर होता है उसको पता है उसका 5 ईयर का माइलस्टोन क्या है, उसको अपनी फर्म को कहाँ से कहाँ तक लेकर जाना है, ठीक है। तो अब उसको ये बात भी पता है कि मैं अकेले काम करूँगा तो मेरा जो माइलस्टोन है वो कभी भी अचीव नहीं होने वाला, तो वो क्या करेगा, ह्यूमन कैपिटल अर्न करने की कोशिश करेगा। अगर वो किसी को हायर करे, अगर वो लेबर है या एम्प्लॉई है और आपके यहाँ पर 8 या 10 आवर्स काम करे तो उसको आपको पे करना पड़ेगा, तो वो पे आप कैसे करोगे। तो यहाँ पर इकोनॉमिस्ट ने हमको बोला है कि अलग से फंड बनाकर रखता है एम्प्लॉयर कि मेरी अगर रेवेन्यू भी जनरेट नहीं होती है और मुझे प्रोडक्ट की स्केलिंग करनी है, मार्केट में रेवेन्यू स्टेज तक लेके जाना है, तब तक के लिए मैं जितने भी लेबर्स या एम्प्लॉयज़ को हायर करूँगा तो उनको वेजेस फंड में से पैसा दूंगा, ठीक है। तो वेजेस का मतलब इधर बताया गया कैपिटल अपॉन पॉपुलेशंस। देखिए कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो इनिशियल अमाउंट हम लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल, ठीक है। उसमें से डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ लेबर्स, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा पैसे हमारे पास पड़े थे उसी को उन्होंने बना दिया वेज फंड और हर एम्प्लॉई और हर वर्कर को वो उसी में से क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। इस थ्योरी की क्रिटिसिज्म किया है,
The theory does not explain how the wages fund arise and why it remains fixed. इस थ्योरी में ये नहीं बताया कि वेजेस फंड हम कहाँ से लेकर आएंगे, क्या ये फिक्स रहेगा, बढ़ेगा नहीं कभी कि घटेगा नहीं. इट हैज़ बीन प्रूव्ड टू बी हिस्टोरिकली फॉल्स. मतलब ये मिथ है यार. हमें कितना पैसा बचाना है या हमारे पास ऑलरेडी कितना पैसा है, क्योंकि खर्चे बहुत हैं. जब तक प्रोडक्ट को सेल करके हम पैसा नहीं कमाएंगे तो हमारा फंड कभी इंक्रीज नहीं होगा. तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबके पास अपनी जेब से लगाने के लिए पैसे नहीं होते. इट इज़ अ नो थ्योरी बट ओनली अ टूरिज्म एंड सेज व्हाट इज सेल्फ एविडेंट. हाँ, अगर किसी के पास ऑलरेडी फंड है तो वो वेजेस फंड बना सकता है और उस वेजेस फंड में से एम्प्लॉय को सैलरी भी दे सकता है और वेजेस भी दे सकता है. तो ये सब क्या है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा था. मतलब हर पर्सन या हर एम्प्लॉय पर सही नहीं बैठ रहा था. तो इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया गया. अब इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया है तो इसके बदले दूसरी थ्योरी भी होगी. तो जो थ्योरी है वो है रेजिडुअल क्लेमेंट थ्योरी. द बेस्ट थ्योरी ऑफ सैलरी एंड वेजेस पेमेंट इज़ अ रेजिडुअल क्लेमेंट थ्योरी. अब इस थ्योरी ने क्या बोला है, रेजिडुअल का मतलब होता है बचा हुआ. मतलब जैसे 100 रुपये थे, ठीक है, आपने लैंड लेबर कैपिटल लगाई, पैकेजिंग करी, मार्केटिंग करी और आपने अपना प्रोडक्ट बेच दिया, ठीक है, 120 में. तो आपकी जो मार्जिन कितना निकला, 80 में प्रोडक्शन हुआ, 120 में आपने बेचा, तो 40 रुपीज़ आपका क्या हो गया, मार्जिनल प्रॉफिट हो गया. तो 40 रुपीज़ को आप कहाँ कहाँ एलोकेट करोगे. तो इसमें ना कैलकुलेशन पे ध्यान दिया गया है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने से लेकर उसको बेचने तक हमारे क्या क्या खर्चे होते हैं, ठीक है. उन खर्चों के बाद अगर हमको कोई पैसा बच रहा है या प्रॉफिट बच रहा है तो उसको हम वेजेस या अपनी सैलरी में, सैलरी वाले फंड में एक्यूमुलेट करके वेजेस या सैलरी पे कर सकते हैं कि नहीं. ये सारी चीज़ें इस थ्योरी में बताई गई हैं. The residual claimant theory holds that after all other factors of production have received compensation for their contribution to the process, the amount of capital left over will go to the remaining factor. इसको हम समझेंगे एक स्टोरी से. उसके पहले हम समझते हैं कि इस थ्योरी को कैसे जनरलाइज किया गया है. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द वर्कर्स इज द रेजिडुअल क्लेमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्री. मीन्स जो भी वर्कर्स होते हैं उनका जो वेजेस डिसीजन होता है वो बचे हुए पैसे के ऊपर होता है कि हम कितना पे करें. He gets out of the product what remains after land, capital and organization have been paid their rewards. Thus, wages are determined after rent, interest and profit have been deducted from the total product. मतलब कोई एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मार्कर, इसको बनाने की कॉस्ट पड़ रही है 5 रुपये, ठीक है. हमने MRP डिसाइड की 10 रुपये. तो 10 रुपये में हमने पेन बेचा तो सबसे पहले हम अपनी कॉस्ट डिडक्ट करेंगे, ठीक है. रेंट, इंटरेस्ट या जो भी हमारा खर्चा हुआ उसको माइनस करने के बाद जो हमारा पैसा बचेगा उस पर हम डिसीजन लेंगे कि वो 3 रुपये या 4 रुपये पर प्रोडक्ट बचा है तो इसमें से हम एम्प्लॉयज़ को कितनी सैलरी दें या फिर हम लेबर्स को कितना वेजेस का पेमेंट करें. इसको हम एक स्टोरी से समझेंगे. देखिए, एक एंटरप्रेन्योर है, मीन्स जिसके पास स्टार्टअप आइडिया है. वो एक प्रोडक्ट ए है जिसको वो मैन्युफैक्चर करना चाहता है, ठीक है. अब उसको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना है तो उसको लैंड लेनी पड़ेगी. अगर खुद की लैंड नहीं है तो लैंड पे क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा. काम करने के लिए उसको लेबर्स चाहिए, ठीक है. और इनिशियल स्टेज में उसको क्या, एक स्टार्टिंग अमाउंट लगाना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं कैपिटल, ठीक है. ये सारी चीज़ें जब वो करेगा तो उसके पास एक प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, जो उसका ड्रीम था कि ये प्रोडक्ट जब बन के आएगा तो मैं क्या करूँगा, इसको सेल करूँगा. और मैं सेल करूँगा तो उससे क्या आएगी, रेवेन्यू आएगी. तो ओवरऑल इस स्टोरी से हमको ये समझना है कि एक एंटरप्रेन्योर पर्सन था जिसको एक प्रोडक्ट बनाना था. उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लैंड, लेबर, कैपिटल रिक्वायर्ड थी. अब उसके पास लैंड नहीं थी तो उसने क्या किया, किराए की ज़मीन ली. मीन्स फर्म ली जिसके लिए वो क्या कर रहा है, रेंट पे कर रहा है, ठीक है. कैपिटल लगाई, उसके पास पैसा नहीं था, उसने 5 लाख रुपीज़ को लोन लिया बैंक से तो उसको वो पैसा रिटर्न करना पड़ेगा इंटरेस्ट अमाउंट के साथ, ठीक है. वो प्रोडक्ट बन के आ गया मार्केट में, ठीक है. उसने मार्केटिंग की, पैकेजिंग की, एडवर्टीजमेंट की और फाइनली इस प्रोडक्ट को सेल कर दिया. उसने सेल किया तो उसके पास क्या आया, पैसा आया, दैट इज़ रेवेन्यू. तो इस थ्योरी में बोला गया है कि आफ्टर रेंट एंड इंटरेस्ट, उसने रेंट पे किया है लैंड के ऊपर, इंटरेस्ट पे किया है कैपिटल के ऊपर, प्रॉफिट इज पेड टू द एंटरप्रेन्योर.
हमने प्रोडक्ट बेचा तो हमको क्या आया, पैसा आया. द लेफ्ट रेजिड्यूअल अमाउंट गोज टू द लेबर इन द फॉर्म ऑफ वेजेस. मतलब लैंड का, जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर था, ठीक है, ये मार्कर बनाना था मुझे और मुझे इसको बेच के पैसे कमाने थे. तो ये मार्कर को मैंने बेचा 10 रुपये में, ठीक है, तो मेरे पास पैसे आए. अब 10 रुपये में से सबसे पहले क्या माइनस करूँगी, पर प्रोडक्ट लैंड की रेंट का कॉस्ट कितना है, फॉर एग्जांपल 2 रुपये, तो मेरे पास बचे 8 रुपये. मैंने दूसरे से पैसे उधार लिए थे, ठीक है, उसके बेस पे मैंने 1000 यूनिट्स ऑफ मार्केट का प्रोडक्शन कराया. तो पर मार्कर मेरे को कितना पड़ा, 2 रुपये, तो 4 रुपये मैंने माइनस कर दिए. तो 10 में से मैं 4 रुपये माइनस कर रही हूँ, तो मेरे पास बच रहा है 6 रुपये. अब 6 रुपये के ऊपर मैं डिसीज़न लूँगी कि लेबर्स को पर डे के हिसाब से मैं कितना पे करूं, कि एक मार्कर पे मुझे 6 रुपये बच रहा है, तो 1000 मार्कर्स पे मुझे कितना बचेगा, 6000 रुपये बचेगा. तो ये मार्कर्स कितने दिनों में बन के आए और कितने लेबर्स ने मिलके 1000 मार्कर्स को बनाया, तो पर लेबर पर डे या पर आवर्स के हिसाब से मैं उनको कितना पेमेंट करूं. तो ये थ्योरी थी हमारी रेजिडियल थ्योरी. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किसी भी प्रोडक्ट की एमआरपी कैसे डिसाइड होती है, और एमआरपी में से लैंड एंड कैपिटल कॉस्ट को माइनस करने के बाद जो पैसा बचता है उसके बेस पे सैलरी या फिर वेजेस का डिसीजन कैसे लिया जाता है. आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा. फॉर फर्दर एनी क्वेरी एंड डाउट्स यू कैन मेल अस एट pragati.kachi@bau.edu.in. Have a knowledgeful day ahead. Thanks for watching my video. We will meet you soon in a next video. स्वाध्यायः परमम्